मेरा नाम अमित है। मेरी उम्र 14 साल थी। मेरा बाप एक शराबी था। वह घर में एक पैसा भी न देता था। मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती थी और उन पैसों से मुझे पढ़ा रही थी। मुझे बेइंतहा अफसोस होता था कि मैं इस घर में पैदा हुआ। काश मैं किसी अमीर घर में पैदा होता तो मुझे ये दिन न देखने पड़ते। मुझे अपनी माँ की हालत देखकर बहुत दुख होता था। वह अकेली महिला थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी और यही वजह थी कि मैं उन पर हमेशा अपनी जान निछावर करता था। मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर और कुछ नहीं था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और मैंने अपने बाप से कहा कि कहीं से दवाई के पैसे ले आए। बाबा नहीं तो माँ मर जाएगी। मेरे बाप ने कहा कि उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं है। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने एक फ़ैसला लिया कि घर में जो भी सामान मुझे उस काबिल लगा कि उसे बेचा जा सके, उसे बेच दूं। और मैंने यही किया। मैं पैसे लेकर वापस आ रहा था। सोचा था कि माँ को साथ अस्पताल ले जाऊंगा, लेकिन मेरे बाप ने मुझसे पैसे छीन लिए और वह पैसे लेकर भाग गया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं बहुत रो रहा था और परेशान था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं जिस घर में काम करती हूँ उस घर में जाकर कुछ पैसे उधार ले आऊं ताकि इलाज हो सके। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। रात का वक्त था जब मैं उस घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वो लोग अच्छे नहीं थे। वहाँ का चौकीदार मुझसे बहस करने लगा और उसकी आवाज़ से माँ का मालिक जाग गया। वह गहरी नींद में था तो बाहर आकर चिल्लाने लगा, इस समय कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? मैं आगे बढ़कर बोला, साहब, मेरी माँ आपके घर कई सालों से काम कर रही है। आज वह बहुत बीमार है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। आप मेरी मदद कर दें। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। लेकिन सेठ ने मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी। इस बात में उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी कि किसी की जान जा रही है। वह तो बस इस बात पर गुस्से में था कि उसकी नींद क्यों खराब कर डाली। उसने मुझे धक्का देकर घर से निकाल दिया। मैं ज़मीन पर बैठा रो रहा था जब मैंने देखा कि उस घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े काले रंग के थे। वह मुझे देखकर मेरी तरफ आई। उसने कहा, क्या बात है? तो मैंने उसे सारी कहानी बता दी। उसका कहना था कि ये सेठ तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो तुम रख लो, तुम्हारी माँ की ज़िंदगी बचाने में काम आएंगे। मैं समझ नहीं सका कि मैं इस औरत से पैसे लूँ या नहीं, पर मेरी माँ की ज़िंदगी का सवाल था। मैं पैसे लेकर घर की तरफ आ रहा था, लेकिन मैंने घर पहुँचने में देर कर दी। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। अगर वह सेठ मुझे पैसे वक्त पर दे देता तो मेरी माँ इस दुनिया में होती। उसने मेरी माँ की जान ली थी। वही मेरी माँ की जान का कातिल था। लेकिन उस समय मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और मेरा इकलौता रिश्ता भी इस दुनिया से चला गया था। मेरा बाप मुझे उस दिन के बाद से कभी दिखा नहीं और 2 हफ्ते के बाद पता चला कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से वह रेल की पटरी पर मरा हुआ मिला है। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कोशिश की कि मैं एक बड़ा इंसान बन सकूं। मैंने दिन रात बहुत मेहनत की और आखिरकार एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। कुछ साल की मेहनत के बाद मैंने वह कंपनी खरीद ली और अब मैं भी सेठ बन गया। मैंने उसी सेठ के घर अपना रिश्ता भेजा जिसे उसने अपनी बेटी के लिए हंसी खुशी कबूल कर लिया, क्योंकि अब मैं धनवान था और देखने में भी सुंदर था। उसकी बेटी का नाम अनामिका था। वह भी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। हमारी शादी 4 महीने के अंदर हो गई। अनामिका दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी थी। मैं कमरे में आया और उसका हाथ थाम कर उसे कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह बड़ी खुशी के साथ मेरे साथ चल पड़ी। उसे लगा कि मैं कोई तोहफ़ा देने वाला हूँ, पर मैं उसे अपने घर के तहखाने में ले आया और उसे वहाँ छोड़ दिया। मैं वहाँ से जाने लगा तो वह बोली, तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो? तो मैंने कहा, आज से तुम यहीं पर रहोगी। वह हैरान और परेशान रह गई। उसने पूछा, आखिर मैं क्या कसूर किया है? तो मैंने इतना कहा, तुम्हारा कसूर यह है कि तुम एक घमंडी और बेरहम बाप की बेटी हो। 2 घंटे बाद मैंने अपने ससुर को फ़ोन किया और कहा कि आपकी बेटी तो शादी की पहली रात ही भाग गई है। अनिल के कदमों तले ज़मीन खिसक गई। वह भागा भागा मेरे घर आया। वह शर्मिंदा हुआ
और कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। मैं गुस्से से चिल्लाया, ससुर जी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं थी, मेरे लिए 1000 रिश्ते थे, लेकिन मैंने आपकी बेटी को तरजीह दी और उसने आपके और मेरे मुंह पर कालिख मलकर अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। ये सुनकर मेरे ससुर की ज़िंदगी भर की इज्जत खराब हो गई। मैंने अनिल को बहुत शर्मिंदा किया। यही उसके लिए सबसे बड़ा सदमा था और मेरा उससे बदला था। उसका सारा रुतबा और दबदबा सब मिट्टी में मिल गया। वह जो बड़ा ही खतरनाक आदमी था, आज फूट फूट कर रोने लगा। यह सब देखकर आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। वह अपने घर चला गया और बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। उसने अपनी बेटी की गलती का बहुत असर लिया और सदमे में आकर अपनी तबीयत ख़राब कर ली। मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। फिर मैंने अपने घर में कुछ बहुत अजीब देखा। मैंने उस लड़की को अब यूं ही रखना था जब तक कि उसका बाप सदमे और बीमारी से मर न जाता। उसके बाद मैंने उस लड़की का क्या करना था, वह मैंने अभी नहीं सोचा था। एक दिन जब मैं उसे खाना देने गया तो मैंने देखा कि उसके कदमों पर ताज़ा मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वह बाहर से आई हो। तहखाने में मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं था और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैं हैरान रह गया, पर मैंने उससे पूछा नहीं। वह तो तहखाने में कैद थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर बहुत सुकून था। न जाने वह क्या सोच रही थी। मैं उसे खाना देता तो वह खा लेती और मुझसे कोई सवाल भी नहीं करती थी, लेकिन हर रोज़ ही उसके कदमों पर मुझे मिट्टी नज़र आती थी और उसका फिर मामूली अंदाज मुझे उलझा देता था। मैंने उस पर नज़र रखने के लिए एक पहरेदार रख लिया ताकि वह उस पर नज़र रख सके। मैंने एक 17 साल के लड़के को इस काम के लिए चुना, जो गरीब था और इस तरह का काम करना उसकी मजबूरी थी। मैंने उसे कहा कि वह तहखाने के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ दरवाजे पर ही बैठेगा और लड़की पर नज़र रखेगा। उसने कहा कि वह ऐसा ही करेगा। अगले दिन फिर उस लड़की के कदमों पर मिट्टी लगी हुई थी और वह नज़रें भी चुरा रही थी, जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने उस लड़के से कहा कि तुमने नज़र रखी थी कि यह कहीं जाती तो नहीं? तो उसने कहा कि मैं तो पूरी रात नहीं सोया हूँ मालिक, मैं तो इसको ही देखता रहा। ये तो अपनी जगह से कहीं नहीं गई है। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से बोला, क्या वह कोई चुड़ैल है या जिन्न है जो खुद ही कमरे से बाहर निकल जाती है? तुमने ठीक से काम नहीं किया होगा, ये सब तुम्हारी गलती से हुआ है। मैंने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया। एक दिन मैं अपनी पत्नी को खाना देना भूल गया और सोचा कि आज भूखी ही रहे तो अच्छा है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया और अगले दिन की रात आ गई। मुझे उसे खाना तो खिलाना ही था। अगर वह मर जाती तो मेरे ज़िम्मे ही उसकी मौत लग जाती। खाना लेकर तहखाने की तरफ गया और जैसे ही मैंने तहखाने में कदम रखा, मेरी तो जैसे रूह ही फना हो गई। उस तहखाने में मुझे एक साया नज़र आया, जैसे वहाँ कोई था जिससे मेरी पत्नी बातें कर रही थी और हंस रही थी। मुझे देखते ही वह शख्स वहाँ से भाग गया और मेरी बीवी भी कुछ परेशान नज़र आने लगी। मैं उसकी तरफ बढ़ा और कहा, कौन था यहाँ पर? किससे बात कर रही थी तुम? बताओ मुझे, कहाँ से तुमने उस शख्स को अंदर आने का रास्ता दिया है? कैसे तुम यहाँ से बाहर जाती हो? बोलो, सब कुछ बताओ मुझे। झूठ मत बोलना, मैं सब जानना चाहता हूँ। मेरा इतना कहना था कि वह अचानक हंसने लगी। हालांकि मैं बहुत गुस्से में था, पर मेरी बीवी अचानक हंसने लगी। मैं हैरान हो गया कि आखिर यह लड़की क्या है, क्या चाहती है और ऐसे मौके पर क्यों हंस रही है। वह मुझे देखते हुए बोली, मैं तुम्हें सब सच तभी बताऊंगी जब तुम मुझे इस तहखाने से निकालोगे और मेरे बाप से भी यह बात कहोगे कि मैं भागी नहीं हूँ, बल्कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और कहने लगा, अच्छा, तो तुम अपने बाप की ज़िंदगी बचाना चाहती हो? पर मैं तो तुम्हें यहाँ से तब तक नहीं निकालूंगा जब तक तुम्हारा बाप मर नहीं जाता। तुम यहाँ से बाहर जाओ या किसी और को यहाँ बुलाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर दरअसल मुझे फ़र्क पड़ता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी किसी और के साथ हो। वह जैसी भी थी, वह मेरी पत्नी थी और मेरे दिमाग में यही था कि उसके बाप के मर जाने के बाद मैं उसे यहाँ से निकालूंगा और अपने साथ ही रखूंगा। मेरा उस लड़की पर और कोई जुल्म करने का इरादा नहीं था। मेरी दुश्मनी उसके बाप के साथ है, उसके साथ नहीं।
लेकिन यह कोई आम लड़की नहीं थी। ये पहले दिन से ही न तो डर रही थी और न ही परेशान होती थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चाहती क्या है, और वह शख्स कौन था जो मुझे देखते ही गायब हो गया था। और गायब हुआ भी तो कहाँ गायब हुआ? ये कैसे मुमकिन हो सकता था? मैंने यह घर खुद खरीदा था, और यह देखकर ही खरीदा था कि इसमें एक तहखाना भी था। ये घर पुराने ज़माने का ज़रूर था, लेकिन बहुत अच्छी हालत में था, और तहखाने में कोई मिट्टी नहीं थी, जबकि इस लड़की के कदमों पर रोज़ मिट्टी लगी होती थी। मैं अपने कमरे में आ गया और मुझे कॉल आई कि मेरे ससुर की हालत बहुत ख़राब हो गई है, वह अस्पताल में हैं। मेरे दिल को तो जैसे सुकून मिल गया। मैं अस्पताल गया तो मेरे ससुर आईसीयू में थे, और डॉक्टर का कहना था कि उनके पास वक्त कम है। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम कर मुझे कुछ बताने लगे। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को शादी के 8-10 साल बाद भी औलाद नहीं हो रही थी। इसी वजह से वह बहुत परेशान रहती थी और रोती रहती थी। मेरे पास बहुत दौलत थी, लेकिन मैं दौलत से भी अपनी पत्नी के आंसू नहीं पोंछ पा रहा था। हम पर हमारे ख़ानदान का बहुत दबाव था। मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन अपनी पत्नी से मैं बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि मेरी पत्नी की गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी। मैंने तुरंत पूछा, यह कहाँ से आई है? तो वह कहने लगी कि यह मुझे करीब के पार्क में मिली है और अब यह हमारी बेटी है। मैंने उसे कहा कि यह किसी और की बेटी है, और जिसकी भी है वे उसे तलाश कर रहे होंगे। हम पुलिस को खबर करते हैं और इस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाते हैं। कोई इसे उठा कर ले जाएगा। मेरा इतना ही कहना था कि मेरी पत्नी बेहोश हो गई थी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था। उन्होंने कहा कि उसे कोई सदमा न दें। मैं मजबूर हो गया और हमने इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और उसे पालने लगे। पर जब से वह बच्ची हमारे घर में आई थी, हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे थे। वह बच्ची ज़रूरत से ज़्यादा समझदार थी और बहुत कम उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। मेरी बीवी इस दुनिया से जब गई तो उस बच्ची की उम्र 12 साल थी। मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि मेरी पत्नी को हुआ क्या था। वह अचानक ही अपने कमरे में मरी हुई मिली थी, जबकि रात को अपने कमरे में अच्छी भली सोई थी। मैंने अपनी बेटी को एक बूढ़ी औरत के साथ देखा और मुझे देखते ही वह बूढ़ी औरत वहाँ से भाग गई। फिर मैंने अपनी बेटी को उस बुढ़िया के साथ कई बार देखा। मैंने इस लड़की की परवरिश अपनी बेटी की तरह की है। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है, लेकिन जब भी कुछ उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हुआ तो मुझे नुकसान हुआ। तुम्हारा रिश्ता उसके लिए आने वाला पहला रिश्ता था, इसीलिए मैंने बहुत जल्दी में यह रिश्ता कर दिया था। वह कहाँ भाग गई है ये हम नहीं जानते थे, लेकिन मेरी बेटी बाकी बेटियों जैसी नहीं है, वह कुछ अलग ही इंसान है। भागने का संबंध ज़रूर उस औरत के साथ है। मुझे तो लगता है कि वह भागकर उसी के पास गई है। तुम उस औरत को तलाश करो तो शायद तुम्हें मेरी बेटी भी मिल जाएगी। मेरे ससुर ने इतना कहा और इस दुनिया से चले गए। मैं अस्पताल से बाहर आया तो मैंने उस बूढ़ी औरत को एक बार फिर देखा। मैंने उसे उस वक़्त देखा था जब मैं उस शख्स से पैसे मांगने आया था, और आज अस्पताल की लॉबी में खड़ी मुझे ही देख रही थी। मैं उसकी तरफ गया तो वह मुझे देखकर मुस्कुराई और फिर कहने लगी, कैसे हो? परेशान लग रहे हो? वह तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं करती? उसने इतना कहा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैं हैरान परेशान रह गया कि उसे मेरी हालत का कैसे पता। मैं उससे सब पूछना चाहता था कि वह आगे आगे चलने लगी और मैं पीछे पीछे। वह मोहल्ले के एक पार्क में जाकर रुक गई और मैं भी वहीं खड़ा हो गया। रात का वक़्त था, आसपास कोई भी नहीं था। वह बोली, मैं उस बच्ची को उस शख्स की दहलीज पर छोड़कर गई थी। मैं एक निहायत ही गरीब औरत थी। मेरे पास उसे पालने के लिए 1 रुपया नहीं था। जब मैंने देखा कि सेठ की बीवी उससे बहुत प्यार कर रही है और बहुत नाज से उसे पाल रही है, तो मैं उसे वापस लेने नहीं आई। लेकिन ममता के हाथों मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया कि मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन उसे मेरे साथ यह ऐशो आराम नहीं मिलेगा।
इसलिए उसे उसी घर में रहना होगा। मैं अक्सर छुपकर उसे मिलती थी और उसे समझाती थी कि तुम्हें ज़िंदगी में कैसे जीना है। तुम्हें इस खानदान की सारी जायदाद अपने नाम करनी है। उसे बाप के मरने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वह सारी जायदाद की मालिक है। लेकिन वह लड़की तुमसे मोहब्बत करती है। उसने कहा था कि मुझे यह लड़का पसंद है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुमने उसे तहखाने में भी बंद किया। मैं सब कुछ जानती थी। मैं हमेशा उस पर नज़र रखती थी। मैंने और उसने मिलकर उस तहखाने से बाहर निकलने का एक रास्ता बनाया था। जब तुम सो जाते थे तो वह निकल कर मेरे पास आ जाती थी, लेकिन वह अपने बाप के पास नहीं गई, क्योंकि उसके बाप के मर जाने में ही उसका फ़ायदा था। मैं घबराया हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सोचता जा रहा था कि कैसे तहखाने तक जाऊंगा, किस मुंह से उससे माफ़ी मांगूंगा। बस मैंने सोच लिया था कि इस लड़की को आज़ाद कर दूंगा। लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान हो गया कि वह तो हॉल में बैठी थी। वह कैसे निकली? और अगर वह पहले ही निकल सकती थी तो अब तक मेरे साथ यह खेल क्यों खेल रही थी? मैं हैरान खड़ा उसे देख रहा था। क्या हुआ? इतने हैरान क्यों नज़र आ रहे हो? उसने कहा, मैंने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे थे। लेकिन तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए की थी। मैं तो ये सोचकर आई थी कि अच्छी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम तो एक दुश्मनी के गुलाम इंसान निकले। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। बोलो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसी भी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया? मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो उसने मुझे एक बात कही, जो बात सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। उसने कहा, तुमने बदला लेने को तरजीह दी और सारी ज़िंदगी इस काम में लगे रहे। अगर तुम बदला लेने के बजाय माफ़ करने को तरजीह देते तो तुम्हें ऊपर वाले ने इतना देना था कि तुमसे संभाला नहीं जाता। पर अब तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम भी नहीं जानते। मैं जानता था कि वह मुझे माफ़ नहीं करेगी, पर उसने कुछ ऐसा किया कि मैं और भी हैरान हो गया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जो हुआ उसे भूल जाते हैं। तुमने अपना बदला ले लिया और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर मैं तुम्हें माफ़ करने का सबक पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं खुद उस पर अमल नहीं करूँगी? मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन तुम्हें अपने दिल से सारी नफ़रत और दुश्मनी निकालनी होगी। मेरी आंखें झुक गई थीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि माफ़ करना इतना आसान होता है। अब मैं अपनी पत्नी अंजलि के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करता हूँ। वह वाकई एक आम इंसान जैसी नहीं है, क्योंकि वह एक बहुत बहादुर इंसान है। वह एक बहुत अच्छी पत्नी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो किया, गलत किया। मुझे अपना इंसाफ ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इंसान खता का पुतला होता है। गलती हर एक से होती है, लेकिन अगर इंसान को दुनिया में ही अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वह बहुत बड़ी गनीमत होती है। शुक्र था कि मेरे नसीब में अंजलि जैसी बीवी आई थी। अगर उसकी जगह कोई गलत औरत आ जाती तो मैं कभी भी एहसास पर नहीं आता। मुझे आज भी अनिल साहब के लिए गम होता है कि काश मैं पहले ही उन्हें माफ़ कर देता तो आज वह मेरी वजह से इस दुनिया से न जाते। मगर मेरी पत्नी अंजलि कहती है कि मरने वाले को न कोई रोक सकता है और न ही कुछ कर सकता है। ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। वही हमारा खुदा है। हम जितनी भी कोशिश कर लें, अगर इंसान मरने की दहलीज पर आ चुका है तो वह ज़रूर दुनिया से जाएगा। और अगर उसकी ज़िंदगी लिखी है तो हम कितना ही उसे मारने की कोशिश कर लें, वह ऊपर वाला उसे ज़रूर ज़िंदगी बख्श देगा। ये बातें मुझे बहुत सुकून पहुंचाती हैं। मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कुछ साल बाद ऊपर वाले ने मुझे औलाद की खुशखबरी सुनाई थी। मैं फूले नहीं समा रहा था, यानी मेरा भी एक ख़ानदान बनने वाला था। मैं भी एक बाप के दर्जे पर फाइज होने वाला था। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अपने बाप की तरह बिल्कुल भी एक बुरा बाप नहीं बनूंगा, बल्कि अपनी औलाद के लिए एक मिसाल कायम कर दूंगा कि मुझ जैसे भी बाप होते हैं। कुछ महीनों बाद मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अब बाप के दर्जे पर फाइज हो गया हूँ। मैं उसे गोद में लेकर बेतहाशा रोया था।
वह मेरे जिस्म का हिस्सा था। यह एहसास ही मेरी रूह को झंझोड़ चुका था। मेरी बीवी भी बहुत ज़्यादा रोई थी। उसे भी अनिल साहब की कभी कभी बहुत शिद्दत से याद आती थी और वह मुझसे एक ही बात कहती थी। वह जैसे भी थे, जितने भी खुदगर्ज थे, लेकिन मेरे बाप थे। हाँ, मैं उनकी जायदाद पर नज़र रखती हूँ, लेकिन फिर भी वे मेरे दिल में एक आला दर्जा रखते हैं। उन्होंने बाप होने के तमाम फ़राइज़ अदा किए हैं। मैं तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि तुम भी एक अच्छे बाप बनोगे और मेरे बेटे को एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी दोगे। मैंने उसी पल अंजलि से वादा किया था कि मेरी ज़ात से जितना हो सकेगा मैं अपने बेटे के लिए करूँगा और बाकी जो रब को मंजूर होगा वह हो जाएगा। लेकिन हर इंसान को चाहिए कि माफ़ करना सीखे, वरना इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जो भी शख्स माफ़ करना सीख जाता है उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है और वह खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारता है। बेशक माफ़ करना ही बेहतरीन अमल है और ऊपर वाला भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है, और जो माफ़ कर देते हैं वे ऊपर वाले की नज़र में आला दर्जा पा लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।